तो दोस्तों आज है हमारा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2। इसमें हम चर्चा करेंगे किसकी? कूलम फ्लो की। ठीक है, तो मैंने आपको कूलम फ्लो का एक ओवरव्यू दिया था कि इस भाई ने क्या बताया था। इसने ये बताया था कि अगर मान लो दो चार्जेस हैं, उनके बीच में कितना फोर्स होगा और किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा, कैसे कम होगा, कैसे ज्यादा होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और अगर एक चार्ज की बजाय बहुत सारे चार्जेस हो जाएं तब क्या होगा। तो उसने सारी बातें बताई थी कि ए और बी का रिलेशन सी के आ जाने से खराब नहीं होता है, क्या क्या डिफरेंस आता है, क्या क्या कैसे कैसे होता है, इन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो कूलम ने ये कहा था कि भाई मान लो अगर कोई दो चार्जेस हैं, इस चार्ज को मान लो Q1, इस चार्ज को मान लो Q2। तो जैसा कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आज तक पढ़ा है कि वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। वो क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये भी क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर। अब एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। देखो, कूलम भैया ने ये कहा था कि ये जो दोनों चार्जेस हैं एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, बात समझो। मान लो इसने इस पे लगाया, ये लो, ये लगा दिया फोर्स, इसने इस पे लगाया, ये लगा दिया, हो गया, इक्वल भी है और अपोजिट भी है। क्या आपको लगता है ये कुछ ठीक हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट था, बट वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था। अगर एक मास यहां पे, एक यहां पे, ऐसे लगेगा, एक यहां पे, यहां पे ऐसे लगेगा, एक यहां पे, यहां पे ऐसे लगेगा। ऐसे ही ये भी, ये जो फोर्स है इसको बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। क्या बोला जाता है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है इट एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो इसका मतलब है कि ये फोर्स ऐसे एक्ट नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? इस डायरेक्शन में नहीं कर सकता। इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, ये ऐसे होगी, इसी लाइन के अलोंग ज्वाइन करने वाली है, ज्वाइन करने वाली है। यानी कि क्या बताया उसने? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है ये? एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर होता है तो क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड। दूसरा इक्वल मैग्नीट्यूड। ये देखो, एक्शन रिएक्शन पेयर, वैसे तो ये बातें बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल एक बार समराइज करते हैं इसको। एक्शन रिएक्शन पेयर है मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। तीसरी बात, एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट पार्टिकल्स। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक्ट मैं कर रहा हूं, रिएक्ट भी नहीं कर लूं, ये तो नीति विरुद्ध हो गया। तो एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट पार्टिकल्स, यानी कि आप ऐसा समझें कि इसने इस पे फोर्स लगाया F, तो इसने भी इस पे फोर्स लगाया F। मान लो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं F21, तो इसको भी मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? F12, वेक्टर का निशान बना दो ऊपर। यानी कि F12 जो है वो माइनस F12 के बराबर है। ये तो हो गई बेसिक सी बातें। अभी हम इसके नेचर की बात कर रहे हैं, अभी हमने मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी है। ये सारी बातें इसके साथ एसोसिएटेड है। उसने मैग्नीट्यूड की भी बात करी थी, मैग्नीट्यूड की बात हम करते हैं। उसने कहा था कि मान लो Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है R। कितना डिस्टेंस है? R। तो ये जो R डिस्टेंस है इसका क्या सीन होगा? जो इन दोनों के बीच का फोर्स है, सपोज F12 और F21, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है ही। F12 इज इक्वल टू F21। सपोज हम इसको F मान लेते हैं। हमने क्या मान लिया इसको? F। ठीक है जी सर, मान लिया F। अब कूलम भैया ने ये कहा था कि ये जो F होगा ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के 1/r²। बोलो सर, ऐसा तो हमने ग्रेविटेशन में ही पढ़ा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। क्या ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ की श्रेणी में आता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ, हाँ बिल्कुल आता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ की श्रेणी में भी आता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है, कंजर्वेटिव भी लिख देते हैं। एक बारी कंजर्वेटिव फोर्स पे चलते हैं। एक्शन रिएक्शन के बारे में आपको तीन बातें पता है, इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट पार्टिकल्स। बोलो सर चौथा पॉइंट, चौथा और सबसे अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है?
सेम नेचर, सेम नेचर। देखो सेम नेचर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मान लो इसने इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, तो ऐसा नहीं है इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगा देगा, ये लो जी हो गया बराबर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे आप याद करो, आपने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? आपने ये पढ़ा था कि अगर मान लो ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये एक ब्लॉक है m मास का, कितने मास का? m मास का, तो इसने क्या लगाया? mg, इस पे क्या लगता है? mg, वेट है इसका, ये बैलेंस करता है नॉर्मल। क्या ये mg और नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर है? सोच के बोलना, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? जी नहीं, ये नहीं है। ये जो mg है, अर्थ ने इस पे mg लगाया, इसने अर्थ पे mg लगाया, वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में नॉर्मल है। नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है? सच दैट वो उन सरफेस को पिचका सके, उसे कंप्रेस करने की कोशिश करे। तो ये इस सरफेस को दबा रहा है और सरफेस इसको दबा रहा है बेसिकली ऐसे। तो ये जो नॉर्मल एक दूसरे के बीच में है, इनके बीच में, वो बेसिकली क्या है? वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। और यहां पे इसने अर्थ पे mg लगाया, अर्थ ने इस पे mg लगाया, वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन काफी सारे बच्चों का मैं देख रहा हूं होता है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो ये दो बातें इसने बताई थी, क्या क्या बताई? कि जी एक तो फोर्स Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा, और ये एक सेंट्रल फोर्स भी होगा। क्या होगा? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्ट करेगा किस डायरेक्शन में? अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स। यानी कि अगर मान लो एक चार्ज ऐसे है और एक चार्ज ऐसे है, तो इस पे ये वाला फोर्स कैसे लगाएगा? या तो इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं। आप बोलो सर इधर लगा सकते हैं क्या? इधर नहीं लगा सकता। इस लाइन के अलोंग ये फोर्स लगेगा, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। चार बातों का ध्यान रखना है। इनवर्स स्क्वायर लॉ की श्रेणी में क्यों आता है? क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। और सेंट्रल फोर्स क्यों है बता दिया। कंजर्वेटिव फोर्स आपको नहीं पता तो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ा था, और ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने क्या देखा था कि वो भी कंजर्वेटिव फोर्स था। कंजर्वेटिव का मतलब आप ऐसे ध्यान रखें, K फॉर कंजर्वेटिव, K फॉर काम की बात, K फॉर कंजर्वेटिव, K फॉर काम की बात। यानी कि जो पाथ पे डिपेंड करते हैं तो काम की बात क्यों हुई? तो काम की बात ये यहां से चले यहां पहुंचे, पाथ से कोई लेना देना नहीं है। जब वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे तो वो कंजर्वेटिव है। K फॉर कंजर्वेटिव, K फॉर काम की बात। काम की बात ये है कि जी यहां से चले यहां पहुंचे, अब ये इससे r डिस्टेंस दूर है, बात खत्म। इसका इतिहास क्या है पता नहीं, बाद में कहीं और होगा, जैसे भी गया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। काम की बात ये है, हम हमें क्या रास्ते से पंचायत है, हम यहां से चले वहां पहुंचना है, वहां पहुंच गए, काम की बात ये है। ठीक है, तो इतनी बातें अपने को समझ में आती। कंजर्वेटिव आपको पता है, बाकी डिटेल में उसको हम दोबारा और चर्चा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप बोलो सर ग्रेविटेशनल फील्ड जो फोर्स लगाती है, हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो भी कंजर्वेटिव था। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बात करी थी, हमें दिखाई तो नहीं देता है, दो चार्जेस है उनके बीच में कुछ फोर्स है, लेकिन वो फील्ड फोर्स है। ऐसे आप ऊपर जंप लेते हो, अर्थ आपको नीचे खींच लेती है तो वो फील्ड फोर्स। लेकिन इससे सर मैं ये सोच रहा हूं कि क्या हर एक फील्ड फोर्स कंजर्वेटिव होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं। दूसरा पॉइंट, क्या हर एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड फोर्स होगा? ये तो जरूरी नहीं है। लेकिन हर एक फील्ड फोर्स कंजर्वेटिव हो ये भी जरूरी नहीं है। दोनों ही बातें, कंजर्वेटिव है तो जरूरी नहीं है फील्ड फोर्स हो, फील्ड फोर्स है तो भी ये जरूरी नहीं है कि वो कंजर्वेटिव है। ठीक है, कैसे? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, और उसका नेचर कैसा है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है। ये चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं, ये चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने इसकी बात करी, कूलम भैया ने दो बातें बताई कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। दो बातें बता दी इन्होंने, ठीक है। इन दो बातों को हम कंबाइन करते हैं। यार ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? चलो, तो दो बातों को हम कंबाइन करते हैं। आगे कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं कि ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बाय r² के। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया, इतना कंबाइन कर दिया आपने। जाहिर सी बात है अब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा? K Q1 Q2 बाय r²। पॉइंट टू बी नोटिस्ड, ये जो K है ये स्मॉल k है। क्या है ये? स्मॉल k। कैपिटल के और स्मॉल के दोनों अलग अलग बातें हैं। यहां पे जो के है ये स्मॉल के है,
इस k की वैल्यू होती है 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट जो है उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप बोलो सर k की वैल्यू बताओ। k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। आप बोलो सर यूनिट्स भी बताओ। तो अभी तक आपको इतना एक्सपर्ट हो जाना चाहिए कि आपको किसी भी चीज की यूनिट्स ना आप पूछो ना बताने की जरूरत पड़े। देखो ऐसे कैसे निकालोगे, फोर्स होता है न्यूटन में, आर का स्क्वायर इधर ले जाओ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आ गई जी यूनिट्स। अब 1/4πε0 की वैल्यू ये है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताई थी, वहां पे हम थोड़ा फास्ट थे, वो एक ग्लिम्स था क्योंकि वो एक ट्रेलर था। तो ट्रेलर में आप काफी सारी बातें देख तो लेते हो बट वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होती है ना। अभी हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे, 1 बाय 1 एक एक करके सारे टॉपिक्स इत्मीनान से समझेंगे और इसमें हम कुछ सवाल भी करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट आपको पता है क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आप बोलो सर 1/4πε0 की वैल्यू इतनी है, तो बताओ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी? वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लगभग आती है 8.85 10⁻⁻12 यूनिट्स। इस बार तो मैं पक्का नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इतना हो गया सर, एप्सिलॉन नॉट भी हो गया। अच्छा अब आप एक बार बताओ सर कि क्या ये जो फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करता है? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू एयर में हुई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मतलब अगर एयर है तो देखो बात ऐसी है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स जितना है उतना रहेगा, है ना, वो उस पर उतना फोर्स लगाएगा बट आपको इंपैक्ट कम महसूस हो सकता है। मीडियम पे डिपेंडेंसी जो आती है, वास्तविकता में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उतना ही है। आप ऐसा समझो, आपने मान लो कुछ गलती कर दी, आपके पिताजी का जो प्रकोप है, जो होना चाहिए वो है, जो फोर्स लगना चाहिए वो लग रहा है ना, उनकी दहशत है। लेकिन सपोज करो मौकाए वारदात पे आपके दादाजी मौजूद हैं, तो वो प्रकोप तो जितना है, उनका जो गुस्सा है वो जितना है उतना है, परंतु आपके ऊपर इंपैक्ट कम क्यों आया? दादाजी की प्रेजेंस की वजह से। तो ऐसे ही ये जो 1/4πε0 है, इसमें ये जो नेट फोर्स आ रहा है, भले ही ये मीडियम पे डिपेंड हो जाए, लेकिन ये हुआ कैसे मैंने आपको लॉजिक बताया। परंतु दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना होता है वो उतना ही होता है, वास्तविकता में वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन आप बोलो सर नेट फोर्स तो कम हो गया। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो दो चार्जेस हैं, उनके बीच का फोर्स है F, आप उन्हें पानी में ले जाओ एज इट इज, जैसे आप उन्हें पानी में लेके जाओगे उनका फोर्स 80 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है सर, हमने ये समझ लिया। अब आप बताओ कि फोर्स तो जो है वो वेक्टर है, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो है अगला टॉपिक है हमारा, उससे हम ये पता लगाएंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दो चार्जेस किस किस तरीके से रखे जाएं तो उन पे फोर्स कैसे कैसे लगेगा। तो आइए देखते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो हम यहां से बना ही सकते हैं, ये लो, एक ये बना दी, एक ये बना दी। अब हम चर्चा करते हैं, मान लो एक ये है, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। आप ऐसा करो, इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं R। अब देखना ध्यान से, ये जो वेक्टर है ये मैं R1 मान लेता हूं, ये वाला वेक्टर मैं R2 मान लेता हूं। R1 जो है Q1 का पोजीशन वेक्टर है, ये अपना ओरिजिन हो गया। Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, आगे बताइए। अब आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है, मान लो Q1 पे फोर्स लगा ऐसे, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, और इस पे फोर्स लगा कुछ ऐसे, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। ये लाइन ऐसा करते हैं, दोबारा बना देते हैं, सीधी लाइन खींचते हैं। ये है फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ये है 2 बिकॉज ऑफ 1। क्या ये इक्वल एंड अपोजिट हैं? हाँ सर बिल्कुल है। अच्छा अब आप देखो कि अगर आपको फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 निकालना हो तो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि ये हो गया आपका वेक्टर आर उस केस में, और फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 निकालना हो तो डायरेक्शन हो जाएगी ये। इस वेक्टर को मैं क्या नाम दूं?
इसको मैं नाम दूंगा R21, इसको मैं क्या नाम दे दूं, इसको मैं नाम दे दूंगा R1। ठीक है, तो अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों से पूरी पंचायत है। तो हम लिखते हैं फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। लिखो सर, बहुत बढ़िया। यह आएगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तो हो गई सर मैग्नीट्यूड की बात। अब बताओ डायरेक्शन। देखो F12 वो है, यानी कि FR21 की डायरेक्शन में F12 है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सर मेरे को तो बचपन से कंफ्यूजन है कि R21 आएगा कैसे। ध्यान से देखना, हमें ये वाली डायरेक्शन चाहिए। ये है आपके पास R1, ये है R2। ऐसा देखो, ये हो गया आपके पास R1 और ये हो गया आपके पास R2। ठीक है जी, हो गया सर, बहुत बढ़िया। आगे की बात बताइए। आगे की बात है आपको निकालने ये वाला वेक्टर, जो कि है R21। क्या है? R21। अब इस पे ट्रायंगल लो लगाओ। तो ट्रायंगल लो कैसे लगेगा? R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1। तो R21 की वैल्यू हमारे पास आ गई R1 माइनस R2। कितनी आ गई? R1 माइनस R2। अब ये इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, और नीचे ऑलरेडी R1 माइनस R2 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 इसकी क्यूब। बेसिकली आपने इसको लिखा कैसे? आपने इसको लिखा कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और R21 कैप को आपने लिख दिया वेक्टर R21 बाय वेक्टर R21 का मोड। बेसिकली ये R का मोड R21 का मोड एक ही बात है ना? तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर है। आप बोलो सर F12 का तो पता चल गया, F21 का बताओ। तो F21 की वैल्यू आप स्वयं बताओ। अब F21 क्या आएगा बताओ, खुद से जवाब दो। अब बोलो सर R1 की जगह R2 कर दो, कैसा भी समझ लो, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि के Q1 Q2, ये R1 माइनस R2, इसको क्या लिख देंगे? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज R1 माइनस R2 और इसकी पावर 3। आप बोलो सर नीचे R2 माइनस R1 क्यों नहीं लिखा? अरे कुछ भी लिख लो यार, है तो वेक्टर R का ही मैग्नीट्यूड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना ही टॉपिक था जो हमने 5 मिनट में पढ़ा है कूलम्ब फ्लोइंग वेक्टर को, और ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए यानी सीबीएसई एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब फ्लोइंग वेक्टर को कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, अब सर हम बात समझ चुके हैं। फोर्स आता है, समराइज करते हुए अगर बात करें के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस को डबल कर दो तो फोर्स 4 गुना कम होता है, डिस्टेंस को 3 गुना कर दो फोर्स 9 गुना कम होता है। एक भी चार्ज बढ़े तो फोर्स बढ़ जाता है, और वो दोनों तरफ से बढ़ता है ना? इस पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दिया करता हूं रियल क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में, अभी नहीं दे रहा हूं, है ना? तो फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर। आगे बताइए, अब इस पे कुछ सवाल करते हैं। क्या ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू K1 Q2 बाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हर जगह एप्लीकेबल है या हर जगह वैलिड है? क्या इस लॉ की कोई लिमिटेशन है? क्योंकि आपको याद आ रहा होगा, आपने ग्रेविटेशन में पढ़ी थी। अब बोलो सर अभी तो आप बता नहीं रहे, आप बदतमीजी कर रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो टॉपिक? हाँ, कहां, किधर किधर निकल लिए बिना बताए? लिख लो भाई, लिख लो, बुरा मत मानो। क्या लिखना है आपको? लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या लिमिटेशन है? एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। पॉइंट चार्जेस क्या है? पॉइंट चार्जेस, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मासेस, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब है ना, जब डिस्टेंस इतना बड़ा है कि उसके साइज को हम नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन अगर स्फेरिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री कैसे? मतलब मान लो एक ये है और एक ये है, ये दोनों ही पॉइंट चार्जेस नहीं है, पर हम इनके बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे? मान लो ये Q1 है और ये इस पे चार्ज है Q2, तो हम क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर मान लेते हैं, और ये दूरी मान लो R है,
तो इनके बीच का फोर्स आएगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले सकते हो क्योंकि जैसे ही है, और ये आप ऐसा ही मान सकते हो, मान लो ये Q1 इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी आप ऐसा लिख सकते हो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैं आपको उसका रीजन बताता हूं क्या है। जैसे मान लो आप ये स्फीयर है, देख रहे हो, इसके अंदर चार्ज है, वो कैसे भरा हुआ है, जैसे ही आप बाहर आए इस चार्ज से, अब तो आपको नहीं पता अंदर क्या है, जैसे ही आप बाहर आ गए अब आपको इसके अंदर की कहानी पता नहीं कि कहां पे क्या कैसे है। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है तो ये एप्लीकेशन आपको ध्यान रखनी है, सॉरी लिमिटेशन आपको ध्यान रखनी है। एक और बात, मैंने लिखा है एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये नहीं लिखा है कि वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर आप लिखते हो वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस तो ये टेक्निकली गलत है। कैसे? ये भाई फिजिक्स के लॉ हैं, ये वैलिड तो हर जगह होते हैं, एप्लीकेबल है या नहीं आपको देखना पड़ेगा। एक एग्जांपल दूं? हाँ सर दो। एक बच्चा मेरे को कहता है सर मेरे सर दर्द हो रहा है, बताओ इसमें न्यूटन का पहला लॉ क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। दूसरा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो पीछे ही पड़ गया, कह रहा है सर बताओ न्यूटन का तीसरा लॉ क्या करेगा? मैंने हथौड़ा लिया, छत से उसके सर पे मारा। अब लगा लो इम्पल्स मास मोमेंटम एनर्जी, सब लग जाएगा, कौन सा लॉ लगाना है, एक्शन रिएक्शन ये वो सब लग जाएगा, है ना। लेकिन उस टाइम पे वो लॉ उस पे अप्लाई नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वैलिडिटी नहीं होती, वैलिड है पर एप्लीकेबल नहीं था। कोई भी लॉ वैलिड तो होगा, एप्लीकेबल है या नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे बोलो सर क्या ये पेन मेटेलिक है? हाँ है। कंडक्टर है। अच्छा एक काम करो, इसमें बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, करंट दौड़ेगा? हाँ दौड़ेगा। लेकिन आपने सवाल क्या पूछा है कि बस आपने पेन ऐसे हाथ में होल्ड किया हुआ है, अब बताओ इसमें ओम्स लॉ क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। आप सर्किट दो, पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, उसके बाद कूलम्स लॉ, सॉरी ओम्स लॉ देख लेना, वैलिड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इस वर्ड पे फोकस करें। मैंने एप्लीकेबल लिखा है, वैलिड नहीं लिखा है। आप बोलो सर जरूरी तो नहीं है हर एक चार्ज पॉइंट चार्ज हो। हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर मान लो नहीं हो, मान लिया नहीं होगा, तब कैसे करेंगे? इसी के लिए तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है, जो मैंने आपको कैलकुलस पढ़ाते टाइम बताया था कि न्यूटन जी ने रिसर्च करी थी इस पे। और कैलकुलस जो है उनकी देन है। ये ऐसे ही है जैसे पुराने जमाने में वरदान मिलते थे ना, जैसे कि हिरण्यकश्यप को मिला था तेरी मृत्यु ना दिन में होगी ना रात में होगी। तो एक ऐसा टाइम होता है जब ना दिन है ना रात है, उस टाइम पे उसका गेम बजा दिया जाएगा। तो ऐसी ही कुछ कहानी यहाँ पे भी है। देखो ये जो है लिमिटेशन आपको काफी जगह मिलेगी, जैसे कि ग्रेविटेशन में भी मिली। तो उस केसेस में आप क्या करते हो? इंटीग्रेशन की सहायता लेते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, ले लें एग्जाम्पल। ये लेते हैं, ये लो, हो गई। ये है एक रोड, क्या है ये? रोड। यहां पे ये चार्ज रखा है Q, इस रोड का चार्ज हमने ले लिया कैपिटल Q। इसकी लेंथ आपको दी हुई है कितनी? L लेंथ ले लो, और इनके बीच की दूरी आप ऐसा करो A मान लो। अब निकालो इनके बीच का फोर्स। देखो ये तो पॉइंट चार्ज है, लेकिन ये जो रोड है क्या ये पॉइंट चार्ज है? नहीं है। आप बोलो सर इनके बीच का फोर्स तो अपने को निकालना पड़ेगा। हाँ ये लो सवाल, ये है सवाल कि इनके बीच का फोर्स निकालना है, निकालो। और सर ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो न्यूटन का लो तो इस पे, सॉरी कूलम्स लो तो इस पे वैलिड नहीं। मैंने आपको क्या बताया था? वैलिड है। एप्लीकेबल किस पे है? पॉइंट चार्जेस पे। तो हमें कूलम्स लो को अप्लाई करके ही आंसर निकालना है ना। तो लेकिन वो एप्लीकेबल किस पे है? पॉइंट चार्जेस पे। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से x डिस्टेंस दूर ये एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया dx लेंथ, जिसपे चार्ज है d। कितना चार्ज है? d। अब इनके बीच का फोर्स निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो ये फोर्स आएगा आपके पास k q dq बाय x का स्क्वायर। ये क्या है? df। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास? f। ठीक है। हाँ जी सर बहुत बढ़िया। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू। अब ये डी क्यू हम कैसे निकाल लेंगे? क्या ये लीनियर रोड है? हाँ सर बिल्कुल है। लीनियर रोड है तो आप क्या करोगे? यहां पे लैम्डा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। वहां पे दिखाई दे रहा है बहुत। चलो ऐसा समझ लेते हैं, लैम्डा होता है आपके पास चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो dq क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू ये छोटी सी लेंथ। यानी dq को मैं क्या लिख सकता हूं? dq को मैं लिख सकता हूं चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू छोटी सी लेंथ। तो dq को हम क्या लिखेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ
इंटू ये छोटी सी लेंथ। तो के क्यू डी क्यू हमने लिख दिया डॉट एक्स स्क्वायर। अब आप x की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक है। सर x की वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू x की a हो सकती है और मैक्सिमम हो सकती है a प्लस एल। तो ले लो, क्या दिक्कत है, a से a प्लस एल। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, k छोटा q बड़ा q बाय l, ये आ गया बाहर, इंटीग्रेशन हो गया 1 बाय एक्स स्क्वायर का dx, लिमिट a से a प्लस एल। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1 बाय एक्स। तो ये आ गया -1 बाय एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं क्या डायरेक्ट एक स्टेप एडवांस लिख दूं, बाय एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन के साथ आएगा तो 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए प्लस एल हो जाएगा। तो बेसिकली हो जाएगा a प्लस एल माइनस ए बाय ए इंटू ए प्लस एल। तो a से a गया, फिर l बच जाएगा, उस l से l कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा k क्यू क्यू ओवर a प्लस एल। अब आप एक बात ध्यान रखें, ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि ये सवाल हम ऐसे कर सकते हैं। आप बोलो सर इसको डायरेक्ट याद रखना, तो कैसे रखें। देखो डायरेक्ट आपको पता है क्या होता है, k क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। हमने क्या किया, इस आर स्क्वायर को R1 R2 से रिप्लेस कर दिया। आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, छोटा डिस्टेंस इंटू बड़ा डिस्टेंस, मतलब मिनिमम कितना हो सकता है a, मैक्सिमम कितना हो सकता है a प्लस एल, तो a इंटू ए प्लस एल, यहां पे हमने लिख दिया, आंसर आया, है ना, इतनी सी बात है। चलो अब क्या हम आगे चल सकते हैं। अब हम कूलम्स लॉ पे कुछ बेसिक से सवाल करने शुरू करते हैं, और बेसिक से फिर धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ाएंगे और आगे कहां तक जाएंगे, आगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, लाइन चार्जेस, सेमी सर्कुलर रिंग, ये वो सब, क्योंकि देखो ये कंसेप्ट सेम सा ही चलेगा फील्ड में और फोर्स में। देखो फील्ड, फोर्स, ये सारी बातें मतलब कंसेप्ट इनके एक जैसे ही हैं, एक ही तरीके से ऐड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर है तो वेक्टर की तरह ऐड होगा, है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। परंतु सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है, क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि मान लो एक ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। अब क्या हुआ, मान लो कि Q1 के ऊपर Q2 ने फोर्स लगाया F, उस F की मैं वैल्यू मान लेता हूं कुछ, कितनी मान लो, मान लो 3 न्यूटन। तो इसने इस पे लगा दिया 3 न्यूटन, हिसाब किताब बराबर, एक्शन रिएक्शन पे तो ये बचपन से ही है। अब मान लो एक Q3 भी है, इन दोनों की लड़ाई चल रही थी, मान लो इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत भी हो, अपोजिट नेचर के भी, उससे मुझे कोई पंचायत नहीं, बस मैंने ये देखा। अब ये Q3 आया Q1 की जिंदगी में, एक तो पहले ही था लड़ाकू, दूसरा और आ गया, इसने इस पे इधर फोर्स लगा दिया 4 न्यूटन, कितना लगा दिया 4 न्यूटन। क्या इसके आ जाने से Q1 की जिंदगी में पहले कौन था, Q2, जो इसे धक्का मारा था, इसे लड़ाई करता था, कितना फोर्स लगाया 3 न्यूटन। अब कौन आ गया Q3 ने कितना लगाया 4 न्यूटन। क्या उससे इस 3 न्यूटन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये देखो इन दोनों का, मान लो ये था चार्ज A, ये था B और ये है C, A और B के बीच का जो मसला है वो है, जो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आप बोलो सर आप 11th का बैच पढ़ा रहे थे, अब आप 12th का भी पढ़ा रहे हो, रिपीटर का भी पढ़ा रहे हो, तो उससे 11th का क्या लेना है। 11th को मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, उनके साथ जो मेरी प्यार मोहब्बत बनी हुई है वो बनी हुई है, 12th के साथ जैसी बनी है वो हमारा व्यक्तिगत मामला है। एनआरबी के साथ, मतलब नीट रिपीटर बैच है या जेई रिपीटर बैच है, उनके साथ जो मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है वो जैसा है वैसा है, उससे बाकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस यही बात है, वास्तविक जिंदगी में भले ही पड़ जाए, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। कैसे, देखो Q1 पे फोर्स लगाया, Q2 ने कितना 3 न्यूटन, इसके आ जाने के बाद भी वो कितना है 3 न्यूटन, इसने 4 लगाया, वो एक अलग मैटर है, Q2 हट भी जाए तब भी ये अपना 4 न्यूटन लगाता रहेगा। तो नेट फोर्स कितना आया, वेक्टर सम, जो कि हो गया 5 न्यूटन। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि किसी एक चार्ज पार्टिकल पे बाकियों की वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो उनका वेक्टर सम आएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने बस इतनी सी बात कही। चलो अब इस पे हम करते हैं कुछ सवाल। कर लेते हैं सवाल। ये क्वेश्चन है ये पहला सवाल है जो हम इस पे करने वाले हैं, बेसिक कूलम्स लॉ पे। ठीक है, तो करते हैं सवाल। सवाल ये है, ये बेसिकली एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल ही है, 1.6 है, एनसीईआरटी सोल्ड एग्जांपल 1.6। हमने इसमें क्या करा है, यहां पे एक क्यू चार्ज रखा है, यहां पे भी एक क्यू चार्ज रखा है,
और यहाँ पे भी एक क्यू चार्ज रखा है। इसके सेंट्रोइड पे ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड आप मान लो एल ए कुछ भी मान लो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको निकालना है कि ये जो सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज रखा है इस पे भाई नेट फोर्स कितना होगा, ये आपको निकालना है। निकालो, हो जाओ शुरू, अपनी अपनी अकल लगाओ, सवाल सोल्व करो और निकालो। मैं उम्मीद करता हूं आपने वेक्टर्स का लेक्चर देख लिया होगा। वेक्टर एडिशन इन 30 मिनट्स का जो अपना लेक्चर है वो आप जरूर देख लें सवाल करने से पहले, ठीक है, क्योंकि आगे ऐसे और भी सवाल आने वाले हैं। चलो निकालते हैं। इस क्यू ने इधर धक्का मारा, मान लो फोर्स लगाया एफ, ये डिस्टेंस जितना उतना उधर भी होगा। इसने भी इस पे फोर्स लगाया एफ, उसने भी इस पे फोर्स लगाया एफ, ठीक है। बेसिकली जो नेट फोर्स है वो इस एफ का और इस एफ का रिजल्टेंट है। इतने में आपको पता चल गया सर रिजल्टेंट आएगा 0। कैसे? मेथड नंबर वन। तो सर इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री, इस एफ और एफ का रिजल्टेंट आएगा एफ, उससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, हम क्या करेंगे सर, हम इंटेलिजेंट लोग हैं, हमें पता है कि ये एंगल 60 है, ये 60 है, ये 30 है, ये 30 है। इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे, इसका ये लेंगे, ये f/2, ये f/2, √3f/2, √3f/2, इससे ये कट जाएगा। वेक्टर की वीडियो देख लेना एक बारी, इससे ये कट जाएगा। ओवरऑल कंपोनेंट्स ब्रेक करके करोगे तो भी 0 आएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम तो इतना सोचते ही नहीं, हम तो डायरेक्ट आंसर बताए थे। आपने फ्री वेक्टर्स का कंसेप्ट जो बताया था वो हमें आज तक याद है। क्या याद है आपको? क्या सर हमने पहले इस f को यहां रखा, इस वाले f को यहां रख दिया, फिर इस वाले f को यहां रख दिया और फिर इस वाले f को यहां रख दिया। यानी कि हुआ क्या, हम यहां से चले और घूम फिर के यहीं वापस आ गए, तो रिजल्टेंट हो गया 0, है ना। एक और बात आप याद रखना कि जब भी मान लो n फोर्सेज हैं, कितने हैं n, कितने भी फोर्सेज हैं बराबर मैग्नीट्यूड है और उनके बीच में एंगल बराबर है तो रिजल्टिंग 0 आएगा। यानी कि अगर मान लो ऐसा कुछ है, 5 है, मान लो एंगल बराबर है, 7 है, एंगल बराबर है, सारे एंगल बराबर है, सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आएगा। और ये एंगल अगर आपसे कोई कैलकुलेट करवा ले तो ये एंगल होता है 2π/n, क्योंकि तभी इक्वल हो पाएगा, है ना। तो ये सिंपल सी बात है, बेसिकली वेक्टर का ही सवाल था ये, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कुछ भी नहीं है। हम चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल और लेते हैं। अभी जो मैंने आपको करवाया था वो क्या था? एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल 1.6। ये जो है ये है एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल 1.7। चलो बताओ कैसे करेंगे। इस बार आपके पास क्या दिया हुआ है? ये है -q, ये है +q और ये है -q। अब +q, साइड कितनी ले लें? साइड ले लेते हैं हम L। बताओ नेट फोर्स कितना आएगा, कैसे आएगा? तो सर ये तो बहुत आसान है, हम अभी बता देंगे। बताओ, ये -q है, ये वाला चार्ज इसे खींचेगा, खींच लिया, कितना फोर्स लगाया? मान लो F। ये भी खींचेगा, मान लो कितना फोर्स लगाया? F। ठीक है, इस पे ये वाला धक्का मारेगा F, ये खींचेगा F। इसकी बात करो, ये वाला धक्का मारेगा F, वो वाला खींचेगा F। इक्विलेटरल है तो ये सारे एंगल 60-60 के हैं। अब देखो ध्यान से, इस F और F रिजल्टेंट कितना आएगा? F। कितना आएगा? F। क्यों आया? क्योंकि बीच का एंगल 120 डिग्री है। इस F और F का रिजल्टेंट कितना आएगा? √3f, क्योंकि बीच का एंगल 60 डिग्री है। याद करो 120 डिग्री एंगल होता था, मैग्नीट्यूड सेम, 90 होता था √2 टाइम्स, 60 है √3 टाइम्स। इस F और इस F का रिजल्टेंट कितना आएगा? अगेन इट विल बी F। खत्म कहानी। F की वैल्यू आप क्या लिखोगे? लिख देंगे सर, छोटा क्यों लिया तो छोटा क्यों लिखूं, KQ²/L²। कहानी खत्म। ठीक है सर, ये ट्रायंगल वाले सवाल हो गए। आप और आगे चलो, थोड़ा और आगे चलो। इस बार हम बनाते हैं, क्या बनाएं? स्क्वायर बना देते हैं। स्क्वायर बना दिया, ये सवाल है अपना। ये है Q, ये है Q, ये है Q, ये है Q। एक स्क्वायर और बनाए थे आपके लिए। अरे
अरे अरे ये क्या हुआ, एक और स्क्वायर बन गया और तो क्या हुआ। चलो अब आपको करना क्या है, साइड एज लेंथ इसकी मान लेते हैं एल, इसकी भी मान लेते हैं एल, चार्जेस ये सब ऐसे ही हैं, इसमें आपको क्या करना है, इनके बीच में बंटवारा कर देते हैं, बंटवारे की दीवार है ये। फाइंड द, सवाल क्या है, पहला फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट। दूसरा सवाल क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ईच वर्टेक्स। यहां पे आप क्या करोगे, ऐसा करो, इसको ले लो माइनस क्यू, इसको ले लो माइनस क्यू, और इसको ले लो प्लस क्यू, इसको ले लो प्लस क्यू, ठीक है। सेम क्वेश्चन वहां पे बताओ, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं मैं, सवाल यही दोनों है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्यू नोट, यहां पे लिख लो क्यू नोट, ये हो गया आपका क्यू नोट, और नेट फोर्स ऑन ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स पे आपको नेट फोर्स भी निकालना है। चलो पहले यहां पे बात करते हैं, यहां पे अगर इस क्यू की बात करें, पहले तो इस क्यू नोट की कर लेते हैं, ठीक है। हाँ सर करो। इस क्यू ने इसको इधर धक्का मारा, किधर, इधर, पिंक कलर का धक्का मारा, इसने इसको इधर धक्का मार दिया, इसने इसको इधर धक्का मार दिया, उसने उसको उधर धक्का मार दिया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, रिजल्टेंट आ गया जीरो। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर क्या आया, जीरो। अब इस पे निकाल लेते हैं नेट फोर्स, निकालो सर। इसने इसको धक्का मारा, इधर फोर्स लगाया एफ, ये वाला क्यों है, इसने इधर धक्का मारा, फोर्स लगाया एफ, इसने इधर फोर्स लगाया कितना, देखो इसकी वजह से इधर एफ, इसकी वजह से इधर एफ, इसकी वजह से इधर एफ बाई टू आएगा। अब पूछो सर ये एफ बाई टू क्यों आया, देखो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां पे आर था, यहां पे आर था, यहां पे कितना हो गया रूट टू आर, और अगर डिस्टेंस रूट टू टाइम्स हुआ तो फोर्स टू टाइम्स कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ा फोर्स कम हुआ, तो फोर्स कितना हो गया एफ बाई टू। अब सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, इस एफ और इस एफ का रिजल्टेंट कितना, इस एफ और इस एफ का रिजल्टेंट आएगा रूट टू एफ और ये एफ बाई टू, तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास रूट टू एफ प्लस एफ बाई टू। एफ की जगह के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, वो मैं उम्मीद करता हूं आप स्वयं लिख लेंगे। इधर आ जाओ, अब इस पे कितना आएगा, माइनस क्यू क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये प्लस क्यू क्या करेगा, ये धक्का मारेगा, क्या करेगा, धक्का मारेगा। ऐसे ये प्लस क्यू क्या करेगा, धक्का मारेगा, और ये माइनस क्यू क्या करेगा, खींचेगा, है ना। तो बेसिकली ये चार फोर्सेस होते हैं। अब मान लो ये फोर्स है एफ, ये भी है एफ, ये भी है एफ, ये भी है एफ, तो ये हो गया 2f, वो हो गया 2f, और एंगल बीच का कितना होगा 90 डिग्री, तो आपका आंसर आना चाहिए 2f इंटू रूट। भाई 2f और 2f, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 2f इंटू रूट 2, वेयर f इज, यहां पे मैं f क्या लिख रहा हूं, f लिख रहा हूं मैं k क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आप देखो जो सेंटर पे जितना भी है ये l बाय रूट 2 है, l बाय रूट 2 इसका स्क्वायर। तो फाइनली आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 2, f की जगह आप लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और ये रूट 2 का स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा 2 इंटू रूट 2, तो फाइनल आंसर आ गया 4 रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ठीक है सर आ गया आंसर। अब इनमें से किसी एक पे फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, निकाल लो। इन दोनों के बीच का ऐसा करते हैं, इसको एफ डैश लिख लेते हैं हम, एफ क्योंकि आप हर बारी के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ही समझ लेते हो ना, तो प्लस क्यू की वजह से इधर लग गया एफ, कितना लग गया एफ, ठीक है सर लग गया, बहुत बढ़िया, एक तो ये लगा दिया हमने एफ। अब माइनस क्यू है वो तो खींचेगा, ये लो माइनस क्यू ने खींच लिया, इसने धक्का मार दिया, ये माइनस क्यू खींचेगा, खींचेगा किधर खींचेगा, इधर खींचेगा, कितना लगाएगा एफ बाई टू, कितना लगाएगा एफ बाई टू। अब ये तीन वेक्टर्स हैं, इनका वेक्टर सम निकालना है, ये इतना टास्क आपको स्वयं करना है। मैं हिंट दे देता हूं कैसे ऐड कर सकते हो आप, या तो इनका रिजल्टेंट एफ रूट टू निकालो फिर ऐड कर लो, या उससे बेटर है इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक करो और फिर फाइनली निकाल लो। कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी,
और उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है सर, आगे चलो, आगे की बात करो। अब हम एक आध सवाल ऐसा करते हैं पिथ बोल वाला, है ना? या आप बोलो सर नहीं वैसा नहीं, एक आध ऐसा और करो। चलो एक सवाल और करते हैं। अच्छा सवाल है, इरोडोप का सवाल है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। ये एक दीवार है, ठीक है? इस दीवार पे L डिस्टेंस नीचे एक Q चार्ज फिक्स किया हुआ है हमने, और एक Q चार्ज हमने यहां भी फिक्स किया हुआ है, ठीक है? ये जो है बेसिकली इसे आप ऐसा समझो कि ये जिस रस्सी से कनेक्टेड है, इस रस्सी की लेंथ आपको दे रखी है L, और ये दोनों L L ही होगा बेसिकली, ठीक है? तो किसी एंगल पे मान लो ये यहाँ पे चार्ज क्यों फिक्स है, इस रस्सी को ऐसे छोड़ भी दूं तो ये दूर भाग जाएगी। मान लो इस किसी पर्टिकुलर एंगल पे थीटा पे ये इक्विलिब्रियम में आएगी, किसी ना किसी एंगल पे तो आएगी, है ना? और इस रस्सी में कुछ टेंशन भी होगी, क्या होगी? टेंशन। इस ऑब्जेक्ट का मास आप मान लो m, कितना? m। अब जो आपको सवाल दिया गया है वो ये दिया हुआ है, फाइंड टेंशन इन टर्म्स ऑफ m एंड g। देखो मैंने ऐसा लिखा है इन टर्म्स ऑफ m एंड g, बाकी अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, तो आपको क्या दिया जाएगा? ऐसा नहीं लिखा जाएगा, सीधे ऑप्शन से लिखे जाएंगे, वो m और g की टर्म्स में होंगे। तो पहले सवाल आप स्वयं ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, ठीक है? तो देखो अब मैं बताता हूं, मान लो इसकी वजह से यहां पे फोर्स लगा F, कितना लगा? F। ये ऐसे लाइन बना देता हूं मैं, इस Q चार्ज की वजह से फोर्स लगा F, इधर क्या है? टेंशन, इधर क्या है? टेंशन, ये T, इधर क्या है? mg है। अब आप सोच के देखो, ध्यान से देखो, अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, दोनों एंगल सेम होंगे? हाँ सर बिल्कुल होंगे। और यहां से आप ऐसे देखिए एक बारी, कैसे? ये तो उस हिसाब से ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। क्या दोनों एंगल सेम होने चाहिए? तो यानी ये भी होना चाहिए अल्फा, है ना? सवाल खत्म। बस आपको इतना ही सोचना था, ये एंगल मार्क किए, सवाल खत्म। आप बोलो सर मजाक कर रहे हो, सवाल एक दो पेज से कम का हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे मजाक कर दिया आपने हमारे साथ? देखो ये टेंशन, ये mg, जाहिर सी बात है इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा जो F को बैलेंस कर देगा। अब आपको पता है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे आ रहा है? ऐसे। इस टेंशन और mg का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा जो F के बराबर होगा, तभी नेट फोर्स कितना आएगा? 0। तो अगर टेंशन और mg का रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, जो कि देखो यहां पे कर ही रहा है अल्फा और अल्फा, तो इसका मतलब है कि टेंशन और mg दोनों बराबर हैं। बस इतना ही सोचना था आपको, सवाल खत्म। तो अगर आप लॉजिक लगाओगे तो बड़े बड़े सवाल भी आसानी से हो सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। हाँ सर यही तो देखने थे, इसी के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था। ये सवाल है पिथ बॉल वाले, ठीक है? ये एंगल सेम हो भी सकता है, अलग भी हो सकता है। अभी के लिए मान लो आप दोनों, ये मास m है, चार्ज q है। m है, q है, या आप m1 m2 q1 q2 मान सकते हो, θ1 θ2 मान सकते हो, है ना? ऐसा मान लो। अभी मैंने ऐसा मान लिया जनरली। तो अगर आप इनके बीच में फोर्स देखोगे, ये लेंथ L तो ये L sin थीटा, ये L sin थीटा, तो यहां पे जो है फोर्स आएगा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कितना आएगा? ये आ गया Fe, ये आ गया mg। जनरल जो प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल, वो बता रहा हूं आपको। इधर लगेगा टेंशन, आप क्या कर सकते हो कि टेंशन डॉट 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 लगाया, ये आ गया सर T cos थीटा, ये आ गया T sin थीटा, और T cos थीटा को mg के बराबर लिख दिया, T sin थीटा को Fe के बराबर लिख दिया। Fe कितना आता है? Fe बताओ कितना आएगा? k q स्क्वायर, अगर अलग अलग है तो k q1 q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l sin थीटा इसका स्क्वायर, है ना? ये इतनी बेसिक सी बात है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं कहता हूं आप इसको इस तरीके से देख लो, Fe और mg का जो रिजल्टेंट आएगा वो बेसिकली इस डायरेक्शन में आएगा, टेंशन के बराबर ही होगा, है ना? यानी Fe का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर इज इक्वल टू टेंशन का स्क्वायर। दूसरी बात, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। आप यहीं से देख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाय mg। अगर आप ऐसा लिखोगे T cos थीटा इज इक्वल टू mg, T sin थीटा इज इक्वल टू Fe, जैसे कि टेंशन के मान लो आपने कंपोनेंट्स ब्रेक की,
ये कर दिया सर हमने टी साइन थीटा, ये हमने कर दिया टी कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया। कैसे? तो यही है। कैसे लिखा आपने? टी कॉस थीटा को हमने लिखा mg और टी साइन थीटा को आपने क्या लिखा? fe। डिवाइड कर दो, टेन थीटा एफ बाई एम आएगा। या आप यहां से भी देख सकते हो, इसे एक्सटेंड करके देखो, ये थीटा, तो टेन थीटा कितना आ गया? एफ बाई एम जी। ठीक है, ये जनरल प्रोटोकॉल है जो फॉलो किया जाता है, इस तरीके से आगे बातचीत हो। ठीक है, अब जो है मैं सवाल आपको देने जा रहा हूं, इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो जनरल बातें थी, ये अगर हम नहीं भी करते थे तो चलता था, क्योंकि उतनी अकल आपके पास है। लाइनें सुनकर नहीं बनी ना, ऐसा करते हैं लाइन खींच लेते हैं। ये हमने लिखा है, मान लो Q1, मास ले लो इसका M1, ये हमने लिखा है Q2 और मास लिखा है M2। ठीक है, ये एंगल हमने लिया कितना? θ1, कितना? θ1, ये हमने लिया θ2। अब क्वेश्चन नंबर 1, इस पे मैं आपको दो सवाल दूंगा। पहला ये है कि इफ m1 is equal to m2 and q1 greater than q2, then चार ऑप्शन, θ1 is equal to θ2, θ1 less than θ2, θ1 greater than θ2, फोर्थ ऑप्शन कांट से। इधर आओ, इस बार इफ q1 is equal to q2 and m1 is less than m2, then चार ऑप्शन, θ1 is equal to θ2, θ1 less than θ2, θ1 greater than θ2, कांट से। चलो एक एक करके पहले सवाल खुद सोल्व करें, उसके बाद आंसर दें। चलो देखते हैं, इधर देखो, ये इधर आएगा FE, इधर आएगा mg डॉट 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 डॉट, ये आएगा θ1। बेसिकली अपने को पता है tan थीटा क्या होता है? FE बाय mg। पहले केस में क्या है? m1 और m2 बराबर है, तो यानी mg तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। अब FE की बात करो, FE क्या होगा? k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो FE भी तो भाई दोनों में सेम ही होगा ना। देखो ये जो FE है ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, Q1 Q2 बराबर हो तो ठीक, बराबर नहीं हो तो ठीक, फोर्थ तो इक्विवेलेंट अपोजिट लगेगा। मास सेम है मतलब दोनों का वेट सेम है, और FE तो दोनों का सेम ही होगा क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो इसलिए इस केस में आपका आंसर आएगा θ1 इज इक्वल टू θ2। Q1 Q2 कम ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ तो दोनों बराबर ही लगाएंगे। डिपेंडेंस किस पे आएगी? मास पे। अब दूसरा सवाल करो, दूसरा देखते हैं। आप सोचो इसमें m1 जो है छोटा हो गया, m1 छोटा हो गया तो ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो गई, है ना। m1 अगर छोटा हो गया तो क्या होगा? एंगल बड़ा होगा कि छोटा होगा? ऐसे ही अगर मास बड़ा हो जाए तो ये एंगल क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि कौन बड़ा है? देखो यहाँ पे m2 बड़ा है, m2 बड़ा है तो ये वाला एंगल छोटा हो जाएगा, यानी कि θ2 छोटा है। यहाँ पे आपको क्या दिया है? m2 बड़ा है, और m2 बड़ा है तो θ2 छोटा होगा, यानी कि θ1 बड़ा होगा। ये आ गया करेक्ट आंसर। अब बोलो सर ये हरा डॉट लगा हुआ था, हम तभी समझ गए थे आंसर है, वो अनइंटेंशनली आया था। देखो अब इधर m2 बड़ा है, आप ऐसा भी सोच सकते हो, जैसे मान लो ये ऐसे खड़े हो आप, ठीक है, ये हो गया Q1, मतलब ये हो गया m1, ये हो गया m2, बराबर है, वेट बराबर है तो ऐसे है, जोन सा ही भारी हो गया, मान लो ये भारी हो गया, ऐसे हो जाएगा, ये भारी हो गया, ऐसे हो जाएगा, तो जो भारी हो गया उसके साथ वाला एंगल छोटा हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। ऐसे जैसे इधर m2 है, m2 ऐसे था, भारी हो गए, भारी हुआ तो बस ऐसे झुक जाएगा, तो मतलब m2 बड़ा हो गया तो θ2 छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो आज हमने काफी सारे सवालों की प्रैक्टिस कर ली है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के सवाल इक्विलिब्रियम वाले, नल पॉइंट वाले, ये सारे सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने को क्या करना है? इक्विलिब्रियम, उस पे आगे के सवाल, और इसमें मैं आपको थोड़े बहुत सवाल और प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि कूलम्स लॉ पे सवाल प्रैक्टिस करने अनिवार्य है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।